प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जाना कि मानसिक दबाव क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और मानसिक दबाव और कार्यकुशलता के स्तर में क्या संबंध है और मानसिक दबाव के कारण क्या हैं। स्ट्रेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। वो मानसिक दबाव, उतना मानसिक दबाव जितना हमें काम करने के लिए आवश्यक है, जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जो हमें महसूस तो होता है थोड़े मानसिक स्तर पे हम प्रेशर महसूस करते हैं, पर वो प्रेशर काम के प्रति हमारे मस्तिष्क में लगन पैदा करता है और हम काम करने के लिए ना केवल प्रेरित होते हैं बल्कि काम में हमारा मन भी लगता है। उसको ऑस्ट्रेस कहा जाता है, पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन जब स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी भूख और नींद को प्रभावित करना शुरू कर देता है नकारात्मक रूप से, हमारी भूख कम हो जाती है और नींद अच्छी नहीं आती और धीरे धीरे बहुत से मानसिक और शारीरिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और हम बीमार होने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रेस को नेगेटिव स्ट्रेस कहा जाता है, डी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दो तरह का होता है, और स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। ये चित्र में जैसे हम देख रहे हैं कि एक संस्था के कर्मचारी आपस में एक दूसरे पे आग बबूला हैं। इस तरह के सीन अक्सर बहुत सी संस्थाओं में देखने को मिल जाते हैं और इनके पीछे ज़्यादातर स्ट्रेस ही होता है। मानसिक दबाव एक स्तर से ज़्यादा होने पर व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, बहुत तरह के मानसिक और शारीरिक विकार पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप आपसी झगड़े और काम में मन ना लगना, कार्य क्षमता का लगातार घटते जाना, ऐसे बहुत से दुष्परिणाम व्यक्ति और संस्था दोनों को भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि मानसिक दबाव के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो तकनीक जिनसे मानसिक दबाव को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मानसिक दबाव के लक्षण या स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मानसिक दबाव की प्रक्रिया क्या है? तो पहले साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, शारीरिक लक्षण, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शारीरिक लक्षण कि शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं जिनसे हम समझ सकें कि स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा है। तो जब भी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक स्ट्रेस महसूस होता है तो उसके मानसिक स्तर पर बहुत सी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनसे वो खुद समझ सकता है कि मुझे स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा है, और जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो उत्तेजित हो जाती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका प्रभाव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। ये कारण पे निर्भर करता है कि कारण शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। हमारी पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है, गला सूखने लगता है, और अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहे तो अल्सर, दिल की बीमारियां या अल्टीमेटली डिप्रेशन हो सकता है, जो एक बहुत घातक मानसिक कमजोरी है और जिसको दूर करने के लिए, जिससे उभरने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो वो शारीरिक लक्षण कौन से हैं जिनसे
हम स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यानी अस्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट जब हो जाता है तो हम शारीरिक लक्षणों से किस तरह से अंदाज़ा लगाएं? कौन कौन से ऐसे शारीरिक लक्षण हैं? फर्स्ट है हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, कभी सामान्य और कभी बहुत तेज़ी से दिल धड़कना, ये अत्यधिक मानसिक दबाव का परिचायक है। किडनी डिजीज़, गुर्दे की बीमारियां, हेडेक, सिर दर्द होना, पर्सपिरेशंस, पसीना आना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पाचन संबंधी दिक्कतें, हाजमा कमज़ोर हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ थ्रॉट गला सूखना, अल्सर, जख्म हो जाते हैं आंतड़ियों में, यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार पेशाब आना, स्लीप डिस्टर्बेंस या स्लीप डिस्ट्रप्शन कह सकते हैं इसको, नींद ना आना या बीच बीच में नींद खुल जाना। तो इस तरह के बहुत से शारीरिक लक्षण हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा है और वो अब नुकसानदायक होना शुरू हो गया है। दूसरे हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, मनोवैज्ञानिक लक्षण, जैसे डिप्रेशन, ये एक्सट्रीम सिचुएशन होती है स्ट्रेस की। अवसाद जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति बहुत उदास रहना शुरू कर देता है, उसका किसी से बात करने को मन नहीं करता और विचारों की उधेड़-बुन शुरू हो जाती है और विचार इतनी स्पीड से चलते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। इंसान अब्सेंटिज्म का शिकार हो जाता है, यानी कि बैठा कहीं है, विचार कहीं और चल रहे हैं और उसका विचारों से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। दूसरा इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक अस्थायित्व, कि जब इमोशन स्टेबल नहीं रहती, विचार अस्थिर हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, विचारों का आना जाना बेलगाम हो जाता है, अपने आप विचार चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरा मनोवैज्ञानिक या मानसिक लक्षण है। फीलिंग स्केयर्ड, दूसरों से डरना, हर चीज़ से डर लगता है, दूसरे लोगों से भी डर लगना शुरू हो जाता है। फीलिंग मूडी या इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन होना या मूडी हो जाना कि जो ख्याल आया उसी के पीछे चल दिया। फीलिंग इरिटेबल, क्रुद्ध होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, बिना बात पे बहस शुरू कर देना, झगड़े शुरू कर देना। नर्वसनेस, कमजोरी या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान महसूस होना। टेंशन, तनाव, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, अपने काम में संतुष्टि ना मिलना, काम करता है इंसान लेकिन उसको लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा अच्छे से काम को। तो ये ऐसी असंतोष की भावना काम के प्रति। तो ये इस तरह के बहुत से मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत अधिक है और अब वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव उसके शुरू हो गए हैं। तीसरी है बिहेवियरल सिम्टम्स, व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, व्यवहारात्मक लक्षण। अब्सेंटिज्म, वो व्यक्ति बैठा जिसके पास होता है उनकी हाँ में हाँ करता रहता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, उनकी बातें वो नहीं समझ पाता, नहीं सुन पाता और अपने ध्यान पे नियंत्रण उसका ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो इसको बोलते हैं अब्सेंटिज्म। अग्रेसिवनेस या अग्रेशन, उत्तेजना, जरा जरा सी बात पे भड़क जाना, गुस्सा आना, क्रोधित होना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग,
वो आदमी नसों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ से भी उसको लगता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिल गया, स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, टेंशन कम हुई, तो उसी तरफ वो भागना शुरू हो जाता है। और थोड़ा बहुत स्मोकिंग से या ड्रिंकिंग से उसको लगता है कई बार कि मुझे रिलीफ मिला है, और वो टेम्पररी रिलीफ को ही एक सहारा मान के उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्मोकिंग एंड यूजिंग अल्कोहल, ग्रिंडिंग टीथ, दांत पीसना। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंतों में, पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तब वो दांत पीसते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, विचार नियंत्रित नहीं रहते, तब भी व्यक्ति बार बार दांत पीसता है। लूजिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खो देना, अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता और ये लगता है कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का अब कुछ नहीं है। तो इस तरह की नेचर जब हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका जो कारण है वो स्ट्रेस है, जो बहुत अधिक है, नकारात्मक उसके प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। डिस्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, डिफेंसिव, रक्षात्मक व्यवहार, और वो डिफेंसिव हो जाता है, हर चीज़ से बचने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं कोई जिम्मेवारी मतलब वो लेना पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार का उसका एटीट्यूड हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे, शारीरिक कारण, मानसिक और व्यवहार से संबंधित, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि स्ट्रेस का स्तर बहुत अधिक है, नुकसानदायक साबित होना शुरू हो गया है, और इसको अब मैनेज करना, इसको दूर करना, कम करना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और कम करने के लिए क्या क्या तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं? टेक्निक्स ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस, मानसिक दबाव को समाप्त करने की पद्धतियां या तरीके। तो सबसे पहले बताए हैं इंडिविजुअल रिलेटेड टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज, व्यक्ति जो स्वयं प्रयोग में ला सकता है ऐसे तरीके। मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान बहुत कारगर तरीका है जिससे मानसिक दबाव को बहुत जल्दी कम ही नहीं किया जा सकता बल्कि पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ध्यान क्या है? हम अगर किसी धार्मिक संस्थान या गुरु सतगुरु से जुड़े हैं तो वो कोई गुरु मंत्र बताते हैं कि इसका जाप करना। बहुत से लोग माला या तस्वीर ले लेते हैं। बहुत से लोग अपने अपने जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म के जो पवित्र शब्द हैं उनको, उनका जाप करते हैं। तो कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं उस पे ध्यान को एकाग्र करने की बार बार कोशिश करते हैं, ध्यान वहीं लगाने की कोशिश करते हैं। या बहुत से लोग एक कैंडल जला करके उसकी लाइट की तरफ लगातार देखते हैं और ध्यान उसमें टिकाने की कोशिश करते हैं। या रात के समय आसमान में चांद या तारों की तरफ देखना और उन पे ध्यान टिकाना। मतलब कोई भी एक टारगेट हम ले लेते हैं और कंसंट्रेट करते हैं उस टारगेट पे। तो ये मेडिटेशन या ध्यान की विधि है जो बहुत ही कारगर है, और इससे विचार बहुत जल्दी नियंत्रित भी होते हैं और मानसिक तनाव हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि कम लगातार हो रहा है, और इससे मानसिक और शारीरिक जो भी विकृतियाँ आई हैं, कमियाँ आई हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा है योगा। योग, योग अपने आप से जुड़ने को कहा जाता है। जब हम अपने साथ जुड़ते हैं, स्वयं के साथ जुड़ते हैं, तो उसको योग का नाम दिया है। इसके लिए बहुत से शारीरिक आसन बनाए गए हैं, योगासन जिनको हम बोलते हैं। जैसे शीर्षासन है, सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ ज़्यादा होता है और हमें एक सुख का एहसास होता है, और हमारे विचार जो दाएं बाएं चारों तरफ भागते रहते हैं लगातार, वो नियंत्रित होने शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप से जुड़ना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो ये योग की विधि
भी बहुत कारगर है मेडिटेशन की तरह, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सामान्य करने और मानसिक दबाव से हमें निकालने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। थर्ड है एक्सरसाइज, व्यायाम। जैसे सैर करना है, रोज़ अगर सैर करने का सुबह शाम रूटीन हो, राइडिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, हॉपिंग यानी कूदना, साइकिलिंग, तो ऐसे बहुत से तरीके या बहुत से गेम, इंडिविजुअल गेम एज वेल एज टीम गेम, कोई भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। शरीर को जितना हम एक्सरसाइज देते हैं, जितना व्यायाम करते हैं, उतना ही हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि एक कहावत भी है, एंड ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो शरीर को हम जितना स्वस्थ रखेंगे, मस्तिष्क उतना ही अधिक स्वस्थ रह पाएगा। तो इसलिए अगर मानसिक तनाव ज़रूरत से अधिक हो जाता है तो उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जितना ज़रूरी है उतने उस स्तर तक लाने के लिए एक्सरसाइज बहुत अधिक मदद करती है। फोर्थ है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम अच्छा आहार लेते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं जो खाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर ख्याल रखते हैं कि उनमें बहुत अधिक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फर्टिलाइज़र्स बहुत अधिक प्रयोग ना किए गए हों, अगर ऑर्गेनिक हो खाने की चीज़ें, तो उसका तो मुकाबला ही कुछ नहीं है। तो इवन जो दूध हम पीते हैं, जो एक बैलेंस डाइट कहा जाता है, वो भी जिन पशुओं से हम दूध लेते हैं उनको भी अगर ऑर्गेनिक चारा दिया जाता है तो एक बहुत अच्छी डाइट उसको कहा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिक डाइट को। तो इस प्रकार से डाइट का ख्याल रखना भी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। और स्ट्रेस से अगर निकलना है तो डाइट को इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक होता है। टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो समय पे अपना काम पूरा नहीं कर पाते, काम को पेंडिंग छोड़ने की उनकी आदत पड़ जाती है और काम इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो उसको फिर संभाल नहीं पाते और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद की बीमारी घेर लेती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि समय का प्रबंध करना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें, एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल हर काम के लिए अपना बनाएं, उसके अनुरूप अपने काम पूरे करें। अगर नहीं होते तो जो लैप्सेस हैं उनको सुधारें। जहां हम अपने शेड्यूल के मुताबिक टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो कारण क्या है उनके, उन कारणों को देखें और उनको दूर करने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम हर रोज़ अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बना करके अपने काम को पूरा करने की आदत अगर बना लेते हैं तो मानसिक विकृतियों से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर लेते हैं। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्लीपिंग, पर्याप्त नींद। कुदरत की तरफ से दिया गया एक तोहफा है नींद इंसान के लिए। जब इंसान गहरी नींद में जाता है, 3 घंटे का एक साइकिल है नींद का, जब हम सोना शुरू करते हैं, लेटते हैं सोने के लिए, तो एक हल्की सी नींद का एहसास हमें होता है कि सुस्ती होगी और उसके बाद धीरे से वो गहरी नींद में बदल जाती है। और 3 घंटे का एक ऐसा साइकिल है जो हमारी पूरी बॉडी की रिपेयर करता है उस समय दिमाग। और कहीं भी शरीर में कोई भी कमी है, दिमाग में एक्सेस इंफॉर्मेशन फालतू की पड़ी हुई हैं, उनको सबको डिलीट मारता है। और जितनी भी शारीरिक कमजोरियां हैं, मानसिक कमजोरियां हैं,
उनको अपने आप ही ठीक करता है, रिकवरी करता है पूरी बॉडी की। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। और एक बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे, एक वयस्क के लिए 7 से 8 घंटे और बुजुर्गों के लिए भी 5-6 घंटे नींद लेना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर नींद पर्याप्त लेता है इंसान, तो काफ़ी हद तक जो मानसिक विकार हैं, विकृतियां हैं, उनको नियंत्रित करने में वो अपने आप को सक्षम महसूस करता है। नेक्स्ट है अवेयरिंग लिमिट्स, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना कि मेरी लिमिट क्या है, इकोनॉमिक लिमिट्स क्या हैं, टाइम लिमिट्स क्या हैं। हर व्यक्ति के पास समय और संसाधन सीमित होते हैं। जो निश्चित समय यानी दिन रात के 24 घंटे हर इंसान के पास हैं, उस समय को उसने कितना कहाँ लगाना है, ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फालतू के कामों में अगर टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं हम, तो हमारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं वो सफ़र करते हैं, वो हम पूरे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे संसाधन हैं, जैसे पैसा हर किसी के पास सीमित होता है, या जो अपनी कैपेसिटी हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी सीमाएं हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, किसी के साथ कोई वादा करते हैं, तो हम कभी भी अपने वादे को पूरा करने में असफल नहीं होते और बेवजह होने वाले स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी सीमित संसाधन हैं या समय हैं, उन सब का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही हर निर्णय लेना चाहिए। सोशल सपोर्ट, सामाजिक मदद। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, ये कहावत है एक कि हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में ही हमारा अस्तित्व है, समाज से ही हम अपने आप को बढ़ता फलता फूलता देखते हैं। समाज में रहकर, समाज के साथ चलते हुए एक इंसान बचपन से और वृद्धावस्था तक समाज के साथ लगातार आगे बढ़ता है। जैसे समाज में रहता है वैसा ही उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो समाज के लोग, जिसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसके बाद दोस्त मित्र हैं और जानकार हैं, तो वही मॉरल सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं और उस कठिनाई से उबरने में मदद करते हैं। तो अगर स्ट्रेस महसूस होता है कि बहुत अधिक है, डिप्रेशन का रूप ले गया है और शारीरिक और मानसिक कमजोरियां होनी शुरू हो गई हैं, तो तब सोशल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। परिवार के लोग, मित्रगण, जान पहचान के लोग जितना मोरल सपोर्ट देते हैं, जितना सहारा देते हैं, जितना प्यार देते हैं, उतना ही जल्दी उस स्ट्रेस से व्यक्ति बाहर निकल सकता है। तो इसलिए सोशल सपोर्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस से निकलने में। रियलिस्टिक गोल्स, वास्तविक लक्ष्य। व्यक्ति जिंदगी में बहुत से लक्ष्य तय करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में लक्ष्य तय करना आवश्यक होता है। जैसे जब पढ़ाई शुरू होती है तो मैंने मेरिट लेने हैं, 100% मेरा स्कोर होना चाहिए, 90% होना चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्य तय किया जाता है। उसके बाद जब जॉब लगना है तो उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती हैं। मैंने आईएएस के एग्ज़ाम करने हैं या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इस तरह के टारगेट फिक्स होते हैं और गोल डिसाइड होते चले जाते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को देखते हुए इंसान को अपने गोल सेट करने चाहिए पूरी लाइफ। हर क्षेत्र में वो जितना सक्षम है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, वो जिस गोल को अचीव कर सकता है, जो रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो, बहुत
बड़ा अगर कोई लक्ष्य तय कर लिया जाता है जिससे संबंधित संसाधन और क्षमता इंसान के पास नहीं है, तो उस गोल को वो अचीव नहीं कर सकता, जिसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसलिए अपने गोल डिसाइड करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरे अंदर इसको प्राप्त करने की क्षमता है, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि इस लक्ष्य को आसानी से अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद है मसाज, मालिश। हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आवे, कहावत है कि कोई दाम भी नहीं चुकाना पड़ता और स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर निकालने में बहुत अधिक कारगर है मालिश। तो हम स्वयं ही, जैसे सरसों का तेल हर किसी के पास उपलब्ध होता है, या तिल का तेल सर्दियों में बहुत अच्छा है, तो वो तेल लगाएं, पैरों की तलियों को हाथों से अच्छी तरह से मालिश करें और सिर की बहुत बढ़िया से मसाज करें, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, क्योंकि बहुत अधिक प्रेशर देंगे तो नर्वस सिस्टम जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, नसें बहुत कमज़ोर होती हैं, उनको नुकसान हो सकता है। हल्के हाथ से जितना अधिक समय तक हम हर रोज़ प्रतिदिन मालिश करेंगे, उतना ही अपने आप को मानसिक दबाव से निकलते हुए हम पाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा जब पूरी तरह से मानसिक तौर पर इंसान स्वस्थ होगा। तो इसलिए मालिश एक बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। तो ये 10 तरीके बताए, हर व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर जिनको अपना सकता है अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए। इसके बाद कुछ संगठन से संबंधित पद्धतियां बताई हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर होते हैं, संस्था या संगठन जहां पर कोई व्यक्ति काम करता है, अगर उस संस्था में कोई स्ट्रेसर, कोई मानसिक दबाव का कारण उस संस्था में है, तो संस्थागत बदलाव करने पड़ेंगे, तो ही उस संस्था में काम करने वाले लोग मानसिक दबाव से बच पाएंगे। तो संस्था में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, संस्थागत चेंजेस। फर्स्ट, जॉब एनरिचमेंट, कार्य संपन्नता। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसको जो कार्य दिया गया है वो अच्छा नहीं है, इज्जत वाला नहीं है, या तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल काम है, वो कर नहीं पा रहा, तो अगर अच्छा नहीं लगता काम उसको या इज्जत वाला काम नहीं है, तो उसको एनरीच करना जरूरी है, संपन्न करना जरूरी है। उस काम में इस तरह के बदलाव करने जरूरी हैं कि काम करने वाले व्यक्ति को फक्र महसूस हो, गर्व महसूस हो, वो अच्छा फील करे और काम की वजह से वो टेंशन में ना आए। जैसे डेवलप कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं कि सफाई कर्मचारी आते हैं, उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक की मशीनरीज हैं, वैक्यूम क्लीनर वगैरह हैं, वो गाड़ियों में आते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हुए सफाई करते हैं और पूरे वेल ड्रेस्ड होते हैं, किसी प्रकार की डस्ट उनको टच नहीं करती और सफाई करके अपनी गाड़ियों में बैठ के चलते हैं घर की तरफ। तो इस तरह हर काम को हम जितना संपन्न और अच्छा बनाएंगे, उतना ही उस काम को करने वाले अच्छा महसूस करेंगे और काम की वजह से स्ट्रेस में नहीं आएंगे। दूसरा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। अगर टेक्निकली काम में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है और लोग कंफ्यूज हैं, उस काम को कर नहीं पा रहे या उनको समझ नहीं आ रहा कि ये काम कैसे करना है, कोई नई एडवांस टेक्निक अगर उनकी समझ से बाहर है, मुश्किल का सामना अगर उनको करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उनको प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग इस तरीके से दी जानी चाहिए कि व्यवहारिक तौर पर उनको उस काम को करने का आधुनिक, उन्नत और आसान तरीका समझाया जा सके, जिससे उस काम को करने में उनको आगे कठिनाई महसूस ना हो और जिस वजह से उनको स्ट्रेस और टेंशन महसूस होता था, उस कारण को
दूर किया जा सके। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में भागीदारी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कर्मचारियों को खुश और संतुष्ट रखने का। कर्मचारियों को प्रबंधक निर्णय लेते समय, नीतियाँ बनाते समय जब भागीदारी का मौका देते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनको मीटिंग्स में बैठने का मौका दिया जाता है और बोलने का मौका दिया जाता है, तो वो बहुत ही फ़क्र और गर्व महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये संस्था हमारी है, मैनेजमेंट हामी तो हैं, हम सब मिलके ही तो डिसीजन लेते हैं, और वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। दिल में काम में उनका बहुत अधिक मन लगता है और वो दिल से काम करते हैं। और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस और टेंशन जो संस्थागत कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, तो उस तरह के स्ट्रेस भी उनको नहीं छू सकते और हर प्रकार से वो अपने आप को तनाव मुक्त और खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। तो इसलिए प्रबंध में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एक तरीका है बहुत ही अच्छा, जिससे कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखा जा सकता है। फोर्थ है ओपन कम्युनिकेशन, स्वतंत्र संदेशवाहन। संदेशवाहन हमेशा टू वे होना चाहिए। कोई भी निर्णय प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है तो वो कर्मचारियों तक स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए और उसका फीडबैक ज़रूर लिया जाए। कर्मचारी उससे कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, अगर कोई विरोध है तो क्यों है, कितना विरोध है, उसको दूर कैसे किया जाना चाहिए। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब कम्युनिकेशन टू वे होगा। तो इसलिए जहाँ आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों तक पहुँचाए जाते हैं, वहीं उनकी शिकायतें और सुझाव भी नीचे से ऊपर की ओर आने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और प्रभावी तरीके से संदेशवहन सभी स्तरों पर किया जाना आवश्यक है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट उससे क्रिएट होता है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अधूरी बातें पता होने की वजह से जो स्ट्रेस में आ जाते हैं या जो अपनी बात ना कह पाने के कारण टेंशन महसूस करते हैं, तो वो उनकी वजह ये दूर हो जाएगी और बेवजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से स्ट्रेस और टेंशन का माहौल नहीं रहेगा। फिफ्थ है प्रॉपर सिलेक्शन, सही चयन। एक कहावत है, कट द इविल इन द बड। बुराई को जब वो कली के रूप में है तभी समाप्त कर दें तो अच्छा है। तो इसलिए जब कर्मचारियों की सिलेक्शन करते हैं हम, तभी ऐसे कर्मचारी सिलेक्ट करें जो क्वालिफाइड हों, एक्सपीरियंस्ड हों, वेल ट्रेंड हों, दिल लगा के काम करने वाले हों और जैसे हमारे काम हैं उसके अनुकूल उनकी योग्यताएं हों। तो इस तरह से अगर सही कुशल कर्मचारियों की सिलेक्शन संस्था के लोग करते हैं तो वो कर्मचारी बहुत खुशी से संतुष्टि का एहसास करते हुए काम करेंगे, खुश रहेंगे, संस्था के लक्ष्य भी बखूबी पूरे होते रहेंगे और कर्मचारी भी काम करते हुए कभी भी अपने आप को टेंशन में नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन करना भी अधिकारियों और कर्मचारियों सभी के लिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यक है। देन सिक्स्थ है इफेक्टिव रिवार्ड सिस्टम, प्रभावी पारितोषिक पद्धति। व्यक्ति जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसके बदले उसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो सही होना चाहिए। जितना कोई मेहनत करता है उतना रेम्यूनरेशन अवश्य उसको मिलना चाहिए। अगर रेम्यूनरेशन निर्धारित करने का तरीका सही नहीं है या जो व्यक्ति बहुत अधिक काम करते हैं उनको रिवार्ड
नहीं दिए जाते, उनको बोनस या प्रमोशंस का मौका नहीं दिया जाता, तो ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए रेम्यूनरेशन और जो रिवार्ड सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है, सही होना ज़रूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सके कि मैं संस्था के लिए जितना कर रहा हूँ, संस्था मुझे उतना रेम्यूनरेशन या रिवार्ड के रूप में दे रही है। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर में बढ़ोतरी करने के मौके। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसने जो जॉब ज्वाइन की है वो उससे अच्छे पद पर लगातार आगे की ओर बढ़ता जाए, यानी प्रमोशन के चांस उसको मिलते जाएं और बढ़िया जॉब वो करे। और ऐसा तभी संभव है जब जॉब करते हुए उसको आगे पढ़ाई करने या अपने आप को उच्च पदों के अनुकूल प्रशिक्षित करते रहने का मौका दिया जाए। तो अगर ऐसे अवसर प्रदान कर दिए जाते हैं तो कर्मचारी अपने आप को बहुत खुशनसीब और संतुष्ट महसूस करते हैं कि देखो हम काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें आगे पढ़ने का या प्रशिक्षण का भी अवसर दिया जा रहा है जिससे हम प्रमोशन पा सकें। तो इसलिए कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हर इंस्टीट्यूशन में वहाँ के कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। एम्प्लॉयज़ गुडनेस स्कीम, कर्मचारी उत्तमता स्कीम, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कर्मचारियों की भलाई के बारे में सोचना और ऐसे नीतियां बनाना जिससे कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ अपने आप को महसूस कर सके। कर्मचारियों की जो गंदी आदतें हैं वो छुड़वाना, जैसे शराब की लत है, धूम्रपान है, बेईमानी, काम चोरी, इस प्रकार की कर्मचारियों की जो कमियां हैं वो लगातार दूर करते रहने से संबंधित इस प्रकार के प्रयास प्रबंधकों द्वारा करते रहना कि वो उनके व्यवहार में सुधार हो, वो अपने आप को लक्की महसूस करें कि हम ऐसी संस्था में आए हैं कि देखो हमारी जो बहुत बड़ी कमियां थी वो यहाँ आने की वजह से इम्प्रूव हो गई हैं। तो इस प्रकार जितने भी कर्मचारियों की भलाई से संबंधित कार्य प्रबंधक और किसी संस्था के मालिक कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकें। सूटेबल पॉलिसीज़, उपयुक्त नीतियाँ। संस्था में पॉलिसीज़ ही वहाँ के एनवायरनमेंट को डिसाइड करती हैं कि जिस संस्था की जैसी नीतियाँ, उस संस्था का वैसा माहौल, वैसा एनवायरनमेंट, वैसा वातावरण। क्योंकि नीतियों को मार्गदर्शक माना जाता है, गाइड्स माना जाता है। काम करते समय हर व्यक्ति को संस्था की नीतियों को फॉलो करना पड़ता है, उनको मानना होता है। इसलिए नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो सूटेबल हों, हर किसी को सूट करती हों और संस्था के लक्ष्य को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने में भी उनका कारगर योगदान हो। दूसरी ओर कर्मचारियों के काम करते समय वो किसी प्रकार की कठिनाई पैदा ना करें और हर कर्मचारी उन नीतियों से संतुष्ट और खुश हो। और इजी प्रोसेसेस, सरल प्रक्रियाएं। जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसे प्लानिंग प्रोसेस है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस, सभी प्रक्रियाएं जितनी आसान होंगी, जितनी प्रभावी होंगी, उतना ही प्रबंधक और कर्मचारी सभी खुश और संतुष्ट रहेंगे। अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को काम करने में उसमें कठिनाई महसूस होती है, तो वो प्रोसेस कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बन जाएगा और वो बेवजह टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि संस्था के सभी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाइड करें, सिंप्लीफाइड रखें और हर किसी को हर प्रोसेस के बारे में पूरा नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो। तो इस तरह से अगर संस्था में
प्रबंधकों द्वारा एक अच्छा और प्रभावी माहौल, एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा तो कर्मचारी भी सभी संतुष्ट और खुश होंगे और अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करते हुए संस्था के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सोशल वेलफेयर के लक्ष्यों को बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे और संस्था लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए संस्थागत प्रयत्न लगातार करते रहने चाहिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट प्लीज़।